आपको सीधे लिए चलते हैं बहराइच, जहां से एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर की खबर मिल रही है बहराइच से और बड़ी जानकारी बहराइच से जुड़ी हुई भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। बहराइच कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी के एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी और इसी दौरान बहराइच कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी और इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई। बहराइच कांड में अपडेट आपको दे रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा जिन्हें गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे और इसी दौरान भागने के वक्त पुलिस गोली चलाती है। बहराइच कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले जिसका एनकाउंटर किया गया, मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब, दो आरोपी जो नेपाल भागने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने गोली मारी है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अनुज का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एनकाउंटर किया गया, कहां पर ये गोली मारी गई, कुछ इसके बारे में जानकारी पहले दीजिए। बिल्कुल, जो रामगोपाल मिश्रा की जो मुख्य आरोपी थे सरफराज और तालिब को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगी है और बताया जा रहा है कि उनके पैर पर गोली लगी है और गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए थे, क्योंकि नेपाल भागने की फिराक में थे और इसी को धरपकड़ करने के लिए जो वहां पे एसटीएफ की टीमें लगी थी और टीमें गठित की गई थी, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद अभी फिलहाल वो फरार है, पर इसके जो रिश्तेदार है सरफराज और तालिब, ये कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन और क्लू मिला था कि ये भी, क्योंकि जो अब्दुल हमीद है उसका बेटा नेपाल में रहता है, तो नेपाल भागने की कोशिश थी, क्योंकि महाराजगंज में जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, रामगोपाल मिश्रा की डेथ हुई थी, जिसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। 36 गोली उसके सिर पे मारी गई थी और बॉडी पे कई चोट के निशान भी है। और उसी को आज जिस तरह से इस आरोपियों की जो तलाश हो रही थी और जिस तरह से टीमें गठित की गई थी, जांच की जा रही थी और पड़ताल की जा रही थी, तो एसटीएफ को मौका मिलते ही पता चला कि इस रास्ते से वो भागने की फिराक में था, जहां उसने बीच बचाव में जवाबी जब फायरिंग करी तो पुलिस ने उनको मुठभेड़ में फिलहाल गोली लगी है और वो घायल हो गए। अब इसके बाद वो नजदीकी जो चिकित्सा अस्पताल है वहां भेजा जाएगा और ये मोर अपडेट अभी और निकल के आएगी कि आखिर इनकी लोकेशन क्या थी, कहां पे ये जाना चाहते थे, क्या ये किस और भी कोई मतलब और भी लोग इनके साथ थे कि नहीं थे। हालांकि पुलिस की अभी और अवेटेड इंफॉर्मेशन आना बाकी है सूर्या, पर फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि जिस तरह से 2 दिन से जो घटना इतनी बड़ी हुई, हिंसा बवाल की जो रहा, वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित थे उनके परिजन ने साफ तौर पर कहना था कि न्याय मिले और इसका न्याय मिल रही है। अनुज, मैं आपसे एक और सवाल लूंगा, एनकाउंटर में मारा गया क्या आरोपी, इस बात की जानकारी सामने आ रही है? फिलहाल जो खबर निकल के आई है, पैर पे ही गोली लगी है और गोली लगने की वजह से दोनों जो मुख्य आरोपी हैं सरफराज और तालिब को गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं। और अभी फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है वो सिर्फ घायल की सूचना है और जल्दी उसको अस्पताल ले लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, जो कि जिसने गोली चलाई थी, जिसके घर में झंडा उतारने रामगोपाल मिश्रा गया था, जिसके बाद इस गोली वारदात को अंजाम दिया था, तो उसके भी क्लू को निकाला जाएगा। फिलहाल जो खबर निकल के आई केवल पैर पे गोली लगी है, क्योंकि उसने पुलिस से बचने के लिए, एसटीएफ से बचने के लिए गोली चलाई थी, जिसकी अपडेट जानकारी अनुज आपको यहां पर रोकना मैं चाहूंगा। यहां पर एक अपडेट जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि आरोपी सरफराज के मारे जाने की खबर मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी जिसका एनकाउंटर किया गया और सरफराज के मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 2 आरोपी जिन्हें गोली मारी गई, सरफराज और तालिब, जिनमें से एक आरोपी सरफराज के मारे जाने की खबर है। जानकारी दीजिएगा अनुज। फिलहाल जो अभी अपडेट निकल के आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी थे सरफराज को इनकाउंटर में मार गिराया गया है, क्योंकि उनको सरफराज को, तालिब को मुठभेड़ में गोली लगी, यानी तालिब को फिलहाल जो सूचना। ठीक है अनुज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पवन सेंगर, भारत एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन जी, पहला कमेंट आपका, पहला रिएक्शन, आरोपी मारे जाने की खबर है।
निश्चित तौर पर हादसा है। भागने की घटना का मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी नहर के पास ये इनकाउंटर हुआ है और उसमें ये सरफराज जो रिंकू है, जो मुख्य आरोपी था, जिसके ऊपर तमाम सारे जो सीसीटीवी फुटेज और तमाम सारे वहां पे एविडेंस मिले थे और जो कैमरे के थ्रू पहचान किया गया था, उसमें सीधे तौर पे इसकी पहचान हुई जी, मार गिराया है। दूसरा जो आरोपी था उसके पैर में गोली लगी है, उसके पास के पीएचसी में उसको इलाज कराया जा रहा है, लेकिन तमाम जो एसटीएफ के जवान थे वो इस जो आरोपी था इसके पीछे लगे थे, इंटरसेप्ट किया जा रहा था, कॉल डिटेल निकाली जा रही थी। उसके अलावा सर्विलांस के थ्रू ये जानकारी मिल रही थी कि ये जल्द ही नेपाल भागने वाला है, क्योंकि इसके रिश्तेदार और कई सारे लोग नेपाल में पहले से मौजूद थे। इसके एक भाई के बारे में खबर मिली कि वो भी उसके पीछे, जो जिसके साथ ही रहता था, जिसके टच में था, उसके खिलाफ कई सारे मामले थे, वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे थे कि बहराइच घटना में अभी तक जो आरोपी थे उनके खिलाफ अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई। हालांकि जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी उसमें कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पे कहा जाए कि सीओ को पहले हटाया गया था, फिर निलंबित किया गया था और ये माना जा रहा था कि आज देर शाम रात तक जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो जो अभी तक की खबर है उसमें तकरीबन 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक का इनकाउंटर हुआ है और एक के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है 2017 के बाद से अगर अभी तक के पूरी कार्यकाल को आप देखेंगे तो एक तरीके से पहला दंगा था जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनी है उसके बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन बहराइच में ये दंगा एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में अधिकारियों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद जो इंटेलिजेंस था वो क्या कर रहा था और किस तरीके से एक व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर मार दिया जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, उसको लेकर के एडीजी, एलओ और एसटीएफ चीफ मौके पे मौजूद थे, गृह सचिव मौके पे मौजूद थे, तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद थे। 4 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी तैनात की गई थी कि किसी तरीके से कोई हिंसा आगे न बढ़ पाए। और उसके बाद एक तरीके से कहा जाए कि जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने नेपाल नहीं जाने दिया और पुलिस से मुठभेड़ में वो मारा गया, वहां पे एसटीएफ के जवान थे। तो निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था, जो दंगा भड़काने के पीछे और सीधे तौर पे एक तरीके से मारने का काम किया, गोली चलाने का काम किया, उसको पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बिल्कुल, एनकाउंटर में ढेर हो गया मुख्य आरोपी सरफराज, जिसका नाम सामने आ रहा है। और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हमारे एडिटर पवन सेंगर दे रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम तरीके के सवाल इस घटनाक्रम पर उठ रहे थे, प्रशासन पर उठ रहे थे और व्यवस्था पर उठ रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बावजूद, हाई लेवल बैठक के बावजूद, एक और मेरा सवाल आपसे कि जो इस वक्त दूसरा आरोपी है उसकी हालत क्या है पवन जी? देखिए, उसका इलाज चल रहा है, उसके पैर में गोली लगने की बात आई है और एक तरीके से कहा जाए कि वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो वहां पे लोग हैं उनके मुताबिक जो सरफराज था वो एक तरीके से उसकी डेथ होने की बात आ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी कंफर्म नहीं किया है, यानी ये कहिए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया है कि जो सरफराज है वो मार दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पे जो दूसरा आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन सरफराज जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक अब सरफराज का जो इनकाउंटर हुआ, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की थी और उसमें सरफराज की मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा और वेट करना होगा कि जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से अभी बयान जारी करते हैं और क्या उसमें उनका वक्तव्य होता है कि ये कहां किधर जाने के फिराक में था, अभी तक कहां था, सर्विलांस में क्या डिटेल निकल करके आई है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी थोड़ी देर बाद सिनेरियो क्लियर होगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल पुख्ता तौर पे सही है कि एनकाउंटर हुआ है, पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें जो मुख्य आरोपी है सरफराज उसको गोली लगी है, दूसरा जो उसके साथ था उसके पैर में गोली लगी है। बिल्कुल पवन जी, एनकाउंटर की सरकार ही कही जाती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, और तमाम तरीके से विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाती रही, लेकिन इस मामले पर
अब किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे पवन जी? तो आपको ये बता दें कि बहराइच कांड में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया। सरफराज जिसका नाम सामने आ रहा था, एनकाउंटर में ढेर किया गया। बहराइच कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सरफराज का एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी सरफराज मारा गया। बहराइच कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर में सरफराज मारा गया। नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे सरफराज और तालिब, जिनमें से एक आरोपी सरफराज मारा गया है। सीधे एक बार फिर से अपने संवाददाता अनुज का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हैं, एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुज, एनकाउंटर की सरकार और इस सरकार को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते रहे हैं, खासकर एनकाउंटर पर। अब किस तरीके से इस मामले को हम आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे अनुज? सूर्या, बिल्कुल जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी सवाल उठाती रही, तो पर योगी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी हो, उसके कानूनी दायरे में रहकर उसको सजा दिया जाएगा। इसलिए इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है, किसी तरह की बवाल और हिंसा की कोई भी जगह नहीं। और योगी सरकार बेहद मतलब गंभीर और सख्त है। जिस तरह से ये बहराइच में हिंसा हुई, बवाल घटा और जिस तरह से बड़ा प्रारूप लिया, तो अधिकारियों पर तो गाज गिरेगी ही, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट डीजीपी पास गई है। पर जिस तरह से बवाल को बढ़ाया गया, जिस तरह घटना करती हुआ, जिस तरह से हिम्मत और हिमाकत अन्य लोगों ने किया, जिस लोगों ने इस तरह वारदात को अंजाम दिया, तो एक तरह से हर बार की तरह नजीर पेश की जाती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कि कोई भी अगर किसी को भी मौत के घाट उतारता है या कोई भी किस तरह की कोई हिंसा करता है, तो उसकी जगह केवल एक यह है कि सलाखों के पीछे रहेगा। और ये जिस तरह से आज इनकाउंटर जो एक व्यक्ति जिसको बताया जा रहा है कि सरफराज की मौत हो गई, बल्कि दूसरा तालिब के पैर में गोली लगी, हालत बेहद नाजुक है और निजी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। जल्द ही उसकी पूरी डिटेल सूर्या निकल के आएगी कि आखिर ये कहां भाग रहा था, कौन सी लोकेशन थी और सर्विलांस की को ट्रैक करने में जो मदद मिली है वो क्या उसके क्लू थे वो बताया। क्योंकि लोकेशन जैसे ही लीक हुई, लोकेशन जैसे ही ट्रैक हुई, तुरंत मोर्चा संभालते हुए एसटीएफ की टीमों ने उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश की। पर ये आरोपी पहले से इसको पता था कि अगर हम गिरफ्तार होंगे तो हमें क्या करना है, तो गोली चलाई। जवाबी गोली में इस तरह की घटना, जिस तरह की जो घटना है वो निकल के आई है। पर अब इस तरह की इनकाउंटर के बाद अब देखना लाजमी हो क्या विपक्षी पार्टी किस तरह से आरोप लगाती है। क्योंकि सूबे की जो विपक्ष पार्टी है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा इनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं सूर्या। और एसटीएफ का अलग कोड कर दिया, यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स तक के नाम को उन्होंने नामांकित किया था, अंकित किया था। तो अब यह देखना होगा जिस तरह से अब यूपी में बाय इलेक्शन से और चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो अब यह मुद्दा कितना हॉट और गर्माता जाएगा। क्योंकि इनकाउंटर को लेकर पहले भी सरकार पर तमाम तरह के सवाल या निशान उठते रहे हैं। अब देखना होगा कि इधर से विपक्षी पार्टी किस तरह से इस इनकाउंटर को लेकर चलती है। क्योंकि अभी 2 हैं और 5 लोग की गिरफ्तारी है। और आप मेन अब्दुल हमीद, अभी भी सूर्या अब्दुल हमीद की पकड़ा नहीं गया है। उसका माना जा रहा है कि उसका सुराग शायद नेपाल की ओर हो। तो एसटीएफ अपने सर्विलांस टीम के साथ पूरे जो भी उनके जो गैजेट हैं, जो भी उनकी जो टेक्निकल चीजें हैं, उसके साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश करे। क्योंकि सबसे बड़ा जो था अब्दुल हमीद ने ही के छत पे झंडा उतारने रामगोपाल मिश्रा गया था। उसके साथ 5 लोग थे, जिनमें ये 2 आरोपी जो कि इनकाउंटर में ढेर हुए, जिसका सरफराज नाम है और दूसरे का तालिब के पैर में गोली लगी। बेहद नाजुक स्थिति है। पर आप इनकाउंटर को लिखेंगे कि कैसे सवाल खड़े होते, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं आड़े हाथे लेते हुए अब सरकार पर सवाल जरूर खड़े करेगा। बिल्कुल अनुज, जो तमाम दूसरे आरोपी हैं, 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, इनका कुछ सुराग क्या पुलिस लगाने में सफल हो पा रही है? क्योंकि आपने और हमने देखा कि इस पूरी की पूरी वारदात को किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए, लाठी डंडे के साथ प्रदर्शन किया गया, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। क्या जो दूसरे आरोपी हैं उनका कुछ सुराग पुलिस के पास अब तक? सूर्य, जो बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी 5 लोगों को गिरफ्तारी करके सलाखों के पीछे भेजा गया है, उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पर सबसे जो मेन है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना को वारदात को अंजाम दिया गया, जो गोली मारी गई, जिसका वायरल वीडियो भी सुबह से भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, किस तरह से रामगोपाल जाते हैं, छत पे झंडा उतारते हैं और वहां पे जो अब्दुल हमीद है उसके साथ उसके परिवार के लोग उसके मौत के घाट उतार देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए, नाखून वाखून निकाला गया और निर्मम तरह से पीट कर फिलहाल उसको मौत के
घाट उतारा गया है और 36 छर्रे उसके बॉडी के अंदर पाए गए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहां के जो सीएमओ है, जो कि उन्होंने खुद इस बात को बताया है। तो अभी सब समझ सकते हैं किस तरह से इस घटना को इस तरह से रूप दिया गया। पर इसके बहनोई और उसके जो रिश्तेदार थे वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त पर है। सबसे मेन आरोपी जो था सरफराज और ये तालिब, ये भागने की फिराक में था, क्योंकि नेपाल में इसके रिश्तेदार होने बताए रिश्तेदार है, क्योंकि अब्दुल हमीद का जो लड़का है वो नेपाल में ही पढ़ाई करता है, वहीं पे शायद वो काम वाम भी किसी होटल और ढाबे पे करता है। तो वो अब्दुल हमीद के जो बेटा है उसकी ओर भागने की फिराक में थे। लोकेशन नेपाल के हांडा के आसपास पाई गई है जो अभी लिख के आ रहा है। फिर अभी अन्य जो आरोपी उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद अभी भी फरार है। बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है और जितने लोग के खिलाफ नामजद मुकदमे हैं तो सीसीटीवी के फुटेज के रिकॉर्डिंग में जो जो चिन्हित किए जाएंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आगे की इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर ये घटना किस सिरे से निकली और कितना बड़ा प्रारूप ले लिया, जो कि एकदम हिंसा का रूप अख्तियार किया। बिल्कुल, जो बहराइच हिंसा के तमाम आरोपी हैं उनको एक एक करके यहाँ पर पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। एसटीएफ की टीम है, तमाम अलग अलग टीमें इस तरीके से तलाश में जुटी हुई हैं कि किसी भी आरोपी को किसी भी हाल में पकड़ा जाए। और इसी की बानगी है कि जो मुख्य आरोपी है सरफराज, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, उसकी मौत की खबर मिल पा रही है। इसके अलावा दूसरा आरोपी जो इस वक्त इलाज जिसका जारी है, लगातार ये जानकारी हमारे संवाददाता अनुज दे रहे हैं। अनुज, एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जिस तरीके से इस बहराइच की हिंसा को अंजाम दिया गया, क्या कुछ और लोगों के शामिल होने के लिए या और तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है? क्योंकि अलग अलग फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं जब इस केस को लगातार इस केस को अगर हम बहुत डीपली पढ़ते हैं तो। बिल्कुल, ये जुलूस जब महाराजगंज के बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजरा तो दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छत पे पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे कि विसर्जन में भगदड़ मच गई। और इसी बीच रामगोपाल छत पे जाके छत पे गया और वहां पे जो वो झंडे थे वो उतारने की कोशिश की, जहां पे गोली उसको मार के उसके मौत के घाट उतार दिया। और एक सिरे से विशेष समुदाय होने की वजह से ये हिंसा भड़की है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो रूप लिया गया, जहां पे इतनी बड़ी PSC की कंपनियां तैनात की गई, CRPF की फोर्सेस तैनात की गई, RF मतलब रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें वहां तैनात की गई। खुद मोर्चे पे ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ गृह सचिव संजीव गुप्ता वहां मौके पे पहुंचे। खुफिया जो रिपोर्ट थी उसको कहीं ना कहीं लोकल लेवल के जो आला अधिकारी थे उन्होंने दरकिनार कर दिया। एक कंपनी PSC होने के बाद भी जो जहां बवाल घटा वहां तक दाखिल नहीं हो पाए, ये बात है सूर्या दाखिल तक नहीं हो पाए। जिस समय राम गोपाल मिश्रा छत पे झंडे उतार रहा था, पुलिस की भी मौजूदगी में थे और जिस तरह से अंदर को खींच के ले गए और जिस तरह से गोली चलाई मारी गई, तो उसके बाद भी पुलिस के जो अधिकारी थे वो अंदर तक नहीं जा पाए, क्योंकि पुलिस फोर्स होते हुए भी तमाशबीन रहे, तमाशा देखते रह गए और कोई भी उस समय सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं की। और यही कारण जब डेथ हुई तो ये जो भीड़ थी, उन्मादी भीड़ थी, जो उग्र होकर जो प्रदर्शन करने लगे, अगल बगल के जिलों के लोग भी वहां पे शामिल होने लगे, लाठी डंडों से लैस और हाथों में रॉड थे और कई घरों को आग के हवाले कर दिया, कई नए शोरूम बाइक शोरूम को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि दोनों तरफ से जो समुदाय विशेष के लोग थे वो काफी उग्र हो गए थे। उन्मादी भीड़ ने कई तरह के सड़कों पे तांडव किया और इसको पूरा अख्तियार किया, इसलिए बहराइच पूरा आग में जलता रहा। मातम जिसके घर में पिछड़ा वो तो अपना रोना रो ही रहा है कि जिस तरह से घटना हुई, अगर पुलिस समय पर रहते, फोर्स समय पर रहते, थोड़ा सा अलर्ट रहती, थोड़ा सतर्क रहती तो शायद उसको बचाया जा सकता था। क्योंकि जिस वक्त गोली मारी गई तो कहते हैं कि शायद अगर सही समय पर अगर वहां पे वो तहसीलदार उसको बाइक अगर दे देता तो बाइक से वो अस्पताल चला जाता तो उसकी जान बच सकती थी। और तहसीलदार वहां से भागने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से अन्य लोगों की बाइक में उस बॉडी को ले जाया गया, जहां पे उसकी पहुंचते अस्पताल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है तहसीलदार के साथ साथ वहां लोकल लेवल की जो पुलिस फोर्स उस वक्त तैनात थी, उस वक्त जिस वक्त ये घटना क्रम हो रही थी, जिस वक्त ये विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था, तो कोई भी एहतियातन तौर पे कोई भी उन्होंने सुरक्षा का कोई भी घेरा पूरा मजबूत करके कोई भी वहां पे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं की। और यही कारण है कि आज बहराइच जलता रहा। फिलहाल ठीक है, बिल्कुल। और इस मुठभेड़ में मारे गए आरोपी सरफराज की बहन का बयान सामने आया है, पहले सुनाते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है।
हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। और एक बार फिर से अनुज का रुख करेंगे। अनुज, बहन का बयान हमने सुना और इस बात का जिक्र खुद बहन करती हुई नजर आ रही है कि फर्जी एनकाउंटर दिखा के उनकी मौत की खबर हम सुन पाएंगे, ये बात कह रही है बहन सरफराज की। बिल्कुल, अब बहन का और परिवार का तो आरोप अब लगना लाजमी होगा, क्योंकि जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो जो भी परिवार रहता है वो अपने अपने बचाव पक्ष में अपने बयानबाजी करता है। इससे पहले भी अगर देखें घटना, जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी जिस तरह से अनुज की इनकाउंटर हुआ था, उसकी भी घर के परिवार की सिस्टरों बहनों ने कहा था कि ऐसी घटना नहीं हो सकती, इससे पहले ले जाया गया। पर अब इसके पीछे अब देखना होगा तमाम तरह के जो ऑफिशियल आधिकारिक जो बयान आएंगे, यानी पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश है, डीजीपी प्रशांत कुमार है, वहाँ के जो आईजी है, उनके जब बयान आएंगे तब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कितने बजे ले जाया गया है, या फिर ये सर्विलांस की मदद से लोकेशन को ट्रैक किया गया था। फिर वहां पे जब उसको पकड़ने या गिरफ्तारी करने गए तो उसने पिस्टल निकाल के फायरिंग झोंकी, जिसके जवाबी फायरिंग में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक की मौत होगी, दूसरे के पैर में गोली लगी, जिसकी हालत बेहद नाजुक है। तो ये अब आधिकारिक जब बयान आएगा तो चीजें धीरे धीरे इसकी जो परतें होंगी वो खुलती चली जाएंगी। पर जो बहन के आरोप है वो हमेशा पुलिस पे ही लगते रहे हैं। पर अब देखते हैं कि इन आरोपों पे कितना दम है सूर्या, क्योंकि अब इसके बाद जब बयान जब जारी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और पूरी लोकेशन बताई जाएगी, पूरे एकदम विवरण रिपोर्ट्स होगी कि कैसे कैसे इसको धरपकड़ की गई, कैसे कैसे टीमें लगाई गई, कैसे सर्विलांस के साथ और वहां की जो खुफिया रिपोर्ट थी उससे कैसे मदद ली गई। तो ये चीजें निकल के आएगी। दूसरी ओर अब इस इनकाउंटर लेकर सवाल भी खड़े होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि विपक्षी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, वो हमेशा से ही बीजेपी सरकार को फर्जी इनकाउंटर सरकार बोलते आए। कांग्रेस भी निशाने पर लेती रही है योगी सरकार को। तो ये भी देखना होगा। पर पूरी जो बिल्कुल, अब सवाल बड़ा है कि फर्जी एनकाउंटर है या फिर असली एनकाउंटर है, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। और इसी सियासत की बानगी हम आरोपी जो इस वक्त मुठभेड़ में ढेर हो चुका है सरफराज, उसकी बहन का भी यही कहना है